नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हमारे देश के अंदर हम सब जानते हैं कि हमारे देश के अंदर जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए हम सबसे आसान समाधान अगर कोई निकालता है सरकारी स्तर पर तो हम कानून बनाते हैं। सत्य तो यह है कि 1836 से पहले हम कानूनों से गवर्न नहीं होते थे। 1836 से पहले हमारे पास अदालतें भी नहीं थी। 1836 से पहले हमारे पास पुलिस प्रशासन का ये स्तर भी नहीं था। शासक हुआ करता था, टैक्स वसूली वाले रेवेन्यू ऑफिसर्स हुआ करते थे, जमीन जायदाद को छीनने वाले लोग हुआ करते थे, लेकिन हमारे आपस में कन्फ्लिक्ट नहीं होते थे। कारण बिल्कुल साफ है कि भारत की जो व्यवस्था है, जो जाति विग्रह व्यवस्था है, वो एक बेस्ट व्यवस्था है। अंग्रेजों के आने के बाद हमने उस व्यवस्था के अंदर लोगों को हीन भावना पैदा करने के लिए मजबूर कर दिया। हमने मतलब अंग्रेजों ने। और हीन भावना ऐसे टेक्स्ट लिखे गए और जो पुराने साहित्य थे उन साहित्यों में कुछ छेपक जोड़कर उसके अर्थ के अनर्थ निकाले गए। जैसे मनु संहिता अगर आप पढ़ेंगे, जो आजकल ये लोग फाड़ते फूड़ते रहते हैं, तो जो संस्कृत के स्कॉलर हैं वो साफ बता देंगे कि इसमें छेपक जोड़े गए, क्योंकि वैदिक संस्कृत और बाद की संस्कृत इन दोनों में फर्क दिखाई पड़ जाएगा। मालूम पड़ जाएगा कि अर्थ का अनर्थ लगाने के लिए ये सब कुछ किया गया है। अंग्रेजों ने सिस्टमेटिक तरीके से हमारी जातियों को जो स्वाभिमान महसूस करती थी उन जातियों को हीन भावना में लाने के लिए वो टेक्स्ट लिखे। समाज धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और परिवर्तन का परिणाम निकला कि कुछ जातियां तो अपने आप को बहुत उच्च जातियां कहने लगी और कुछ को हीन भावना पैदा हो गई। हीन भावना पैदा होने का परिणाम ये निकला कि उन्होंने अपने जाति व्यवसाय छोड़ दिए, उन्होंने अपनी जाति पहचान छोड़ दी, उन्होंने अपनी जाति सिस्टम से बाहर निकल आए, क्योंकि हीन भावना जो पैदा हो रही थी वो हीन भावना का परिणाम निकला कि ग्रुप्स आपस में आमने सामने खड़े होते दिखाई पड़ गए। 1989 आते आते 1989 आते आते एक नई जाति पैदा हो गई भारत में, जिसको ओबीसी कहा गया। अब एससी, एसटी, ओबीसी और अब सवर्ण, ऐसे तीन बड़े ग्रुप बन गए। इन तीन बड़े ग्रुपों में एससी एसटी एक्ट भी बना। एससी एसटी एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि जिनको हीन भावना या जो अपने आप को बहुत उच्च समझ रहे हैं उनको अत्याचार करने से रोका जाए, क्योंकि जिस समय छोटे बड़े का भाव पैदा होगा उस समय अत्याचार भी संभवतः पैदा ही होगा। अत्याचार पैदा हुआ, अत्याचार पैदा हुआ तो कानून बना, कानून बना तो बल मिला, बल मिला तो शक्ति मिली, शक्ति मिली तो उसका दुरुपयोग भी हुआ। हालांकि अब समाज बड़े स्तर पर परिवर्तनशील है। देश में जहां पर मलिन बस्ती हुआ करती थी वहां बढ़िया कॉलोनी बनने लगी है। जहां पर छोटी पगडंडी होती थी वहां अब हाईवेज बन गए हैं। जहां बिजली नामो निशान नहीं था वहां 24 घंटे बिजली जलती है। जहां बाहर की दुनिया देखने की फुर्सत नहीं होती थी या देखने का अवसर नहीं मिलता था, वहां अब टेलीविजन 24 आवर्स देते हैं। परिवर्तन बड़ी तेजी से आया भारत में। इस परिवर्तन के साथ साथ जब कानून रह गया और कानून को समय पर संशोधित नहीं किया गया तो उसके दुरुपयोग भी शुरू हुए। कानून के दुरुपयोग हम सबको याद होगा कि 2 साल पहले या 2.5 साल पहले मैंने एक इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट और उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार के ऊपर एक लेक्चर बनाया था, जिसमें ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक गैंग के विषय में बात की थी और ये कहा था कि वकीलों और कुछ दलित समुदाय के लोग, कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग मिलकर गैंग बना लिए हैं और उन गैंगों का परिणाम ये है कि वो लोगों को टारगेट करके उनके खिलाफ एससी एसटी का मुकदमा लड़ते हैं, कॉम्पनसेशन मिलता है, उस कॉम्पनसेशन को बांट लेते हैं, मुकदमा आगे चलता है और सामने वाले को जेल होती है, अन्यथा ट्रायल के दौरान वो जेल में रहता है। ट्रायल के दौरान जब वो जेल में रहता है तो फिर नेगोशिएट उसके परिवार वाले करते हैं। तो एक तो मुकदमा एफआईआर लिखने का मिलता है, फिर चार्जशीट लगने पर पैसा मिलता है, फिर कन्विक्शन होने पर पैसा मिलता है, और अगर ये संभव नहीं है तो जो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड किसी न किसी स्टेज पर उसके घर वाले कहीं न कहीं समझौता करते हैं और उस समझौते के तहत जितना पेमेंट सरकार लगभग 8 लाख रुपए एक एससी एसटी के केस में देने को तैयार है, उससे ज्यादा मांडवाली हो जाती है, उससे ज्यादा
कुछ दूसरा खेल हो जाता है, तब एक्यूज छूट पाता है। ऐसा ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में ने एक आदेश करते हुए इन्वेस्टिगेशन बिठाया था और ये कहा था ये जो पूरी की पूरे गैंग बने हुए हैं इनको ब्रेक करो। इन्हीं प्रकार का लखनऊ के नज़दीक का एक और केस उत्तर प्रदेश का ही आया। मजे की बात यह है कि मुकदमा जिसने लिखवाया उसको ही जेल भेजना पड़ा। एक महिला जिसने गैंग रेप का मुकदमा लिखवाया 2 लोगों के खिलाफ। महिला शेड्यूल्ड कास्ट है, महिला शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी से आती है। जिनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया वो एक सज्जन, वो ओबीसी कैटेगरी के हैं, एक सज्जन विश्वकर्मा हैं और दूसरे सज्जन राजेश कुमार हैं। भूपेंद्र कुमार विश्वकर्मा और राजेश कुमार, ऐसे 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया बाराबंकी में। और ये कहा गया कि इन 2 लोगों ने समय समय पर जनवरी 2021 और जून 2021 में महिला के साथ गैंग रेप किया है। समय समय पर रेप की घटनाएं की हैं और अब महिला उस सेवरल ओकेशंस पर आकर, चूंकि लखनऊ में वो केस नहीं लिखवा सकती थी, इसलिए वो बाराबंकी के एक उसमें आकर केस लिखवा रही है। इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर किया गया बख्शी के तालाब में, क्योंकि बख्शी के तालाब का ही मामला था। इन्वेस्टिगेशन बख्शी के तालाब में ट्रांसफर किया गया, जिसमें एक महिला इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थी। महिला इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने एफआईआर लगा दी। एफआईआर से मतलब है फाइनल रिपोर्ट लगा दी और उसने ये रिपोर्ट में कहा 2022 में फाइनल रिपोर्ट में कि इसमें किसी प्रकार का चार्ज नहीं बनता और ये टोटल फर्जी मामला है। महिला आईओ ने, या चूंकि रेप का मामला है तो सर्किल ऑफिसर सीओ ने मुकदमा लिखा, सीओ ने इन्वेस्टिगेशन किया और उसने एफआईआर लगा दी। एफआईआर लगाने के बाद वो एफआईआर को फिर उन लोगों ने चैलेंज किया। कोर्ट के अंदर जब चैलेंज हो गया तो कोर्ट ने चार्जशीट लगा दी, चार्जशीट बना दी, केस शुरू कर दिया। केस शुरू हुआ तो महिला के जो एविडेंसेस थे, जो महिला जिन आधारों पर बता रही थी कि गैंग रेप हुआ, कोर्ट के सामने ये समझ में आया कि ये सारे के सारे फर्जी हैं। ये मुकदमा ही SC/ST एक्ट और गैंग रेप का फर्जी मुकदमा है। कोर्ट हतप्रत था कि क्या ऐसा भी संभव है, कोई महिला अपनी मॉडेस्टी को इस प्रकार धन कमाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकती है। और इस मामले में मजे की बात यह है कि एफआईआर लिखते ही 2 लाख रुपए राज्य सरकार की तरफ से इस महिला को दिए गए। 8 लाख रुपए इस महिला को मिल रहे थे टोटल, जिसमें पहली किश्त मुकदमा लिखने के बाद यानी कि एफआईआर होने के बाद 2 लाख रुपए उसको मिल गए। खर्च किए बढ़िया। अब केस आगे बढ़ेगा और चार्जशीट के बाद सजा हो जाएगी तो 8 लाख रुपए उसको मिलेंगे। लेकिन दुर्भाग्य क्या कहें, उसकी चालाकी काम ना आई। कोर्ट के सामने सारा मैटर खुला और कोर्ट को यह बात का आभास हो गया कि महिला झूठ बोल रही है। महिला के ऊपर थोड़ा प्रेशर बनाया गया तो मामला 100% फर्जी निकला। फर्जी मामले में ऑनरेबल कोर्ट गुस्सा गया कि भाई इतने दिन मुकदमा चला। और इसी दौरान एक घटना और हो गई। घटना ये हुई कि राजेश कुमार और भूपेंद्र कुमार विश्वास ये जेल में चले गए, ट्रायल चल रहा था। भूपेंद्र कुमार विश्वास की जेल के अंदर मृत्यु हो गई। आप देखिए, उनको इतनी आत्मग्लानि हुई रेप का फर्जी मुकदमा लिखने पर कि उन्होंने जेल में उनकी तबीयत खराब होने की वजह से मृत्यु हो गई। कोर्ट के सामने ये बात भी आई कि भूपेंद्र कुमार विश्वकर्मा की मृत्यु हो गई इसी चक्कर में। ऑनरेबल कोर्ट ने जब मुकदमे को पूरा इन्वेस्टिगेट किया और पूरा खोला तो मालूम पड़ा 100% फर्जी केस था। कोर्ट को आदेश करना पड़ा। कोर्ट ने स्यू मोटो कॉग्निजेंस लिया, 2 मुकदमे और लिखे। एक मुकदमा लिखा पब्लिक ऑफिसर्स को झूठी इंफॉर्मेशन देने का कि उसके साथ गैंग रेप हुआ है और उसके साथ बदतमीजी हुई है। एक तो ये मुकदमा हुआ। दूसरा मुकदमा ऑनरेबल कोर्ट के सामने एक और आया कि इन्होंने गलत तरीके से मुकदमा लिखवाया, प्रोसिक्यूशन गलत हो गया। धारा 182 आईपीसी के तहत मुकदमा जो लिखा गया था उसमें 1000 रुपए जुर्माना और 6 महीने की सजा न्यायालय ने सुनाई कि फॉल्स इंफॉर्मेशन पब्लिक सर्वेंट को दी गई। धारा 211 का मुकदमा लिखा गया और उसमें 2 लाख रुपए का फाइन और महिला को 7 साल की सजा लिखी गई। 7 साल की सजा इस बात की कि उसने गलत तरीके से क्रिमिनल प्रोसीडिंग किसी व्यक्ति के खिलाफ शुरू कर दी।
यानी कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ गलत तरीके से, गलत इरादे से, उसको फंसाने के उद्देश्य से, उसको जेल भेजने के उद्देश्य से, उससे पैसे ऐंठने के उद्देश्य से, या फिर राज्य सरकार से 8 लाख रुपया जो कॉम्पनसेशन मिलता है उस कॉम्पनसेशन लेने के उद्देश्य से उसने ये किया, तो धारा 211 और धारा 182 इंडियन पिनल कोड के तहत कोर्ट ने महिला को दोषी माना। महिला को 7 साल 6 महीने की सजा सुनाई गई, 2 लाख रुपए का जुर्माना, 2,10,000 रुपए का जुर्माना। इन 2,10,000 के जुर्माने के साथ साथ माननीय न्यायालय ने यह भी आदेश किया कि 2 लाख रुपया जो इस महिला को दिया गया, किस बात का दिया गया था? SC/ST गैंगरेप का केस दर्ज होने का, यानी कि FIR दर्ज होने के बाद जो पैसा दिया गया था कॉम्पनसेशन के रूप में, उसको भी वापस करने का आदेश देना पड़ा। कोर्ट ने कहा 2 लाख वो दो और 2,10,000 रुपए इधर जुर्माने के भरो। 7 साल 6 महीने की सजा प्रोनाउंस की। यानी कि आप सोच लीजिए कि हमारे देश में जिस कानून को हमने प्रोटेक्शन के लिए दिया था वो हथियार बनकर अब इस्तेमाल हो रहा है। माननीय न्यायालय को इस विषय पर कड़े आदेश देने पड़े, इसके साथ सजेशन देने पड़े, क्योंकि इससे पहले उनके बीच में केसेस थे। कहना पड़ा कि इन मामलों में जो पहले से FIR हो चुकी हैं वो सारी FIR और जितने केसेस हो चुके हैं, जब भी इस तरह का केस फाइल हो तब उसको साथ में लिखना चाहिए, उसको साथ में मेंशन करना चाहिए कि ये SC/ST एक्ट के अलावा और कितने उसके परिवार वालों ने मुकदमे लग रखे हैं, पहले से उनके बीच में क्या झगड़े चल रहे हैं, जिससे कोर्ट को ये अंदाजा लगाया जा सके कि वाकई में SC/ST का केस असली है या फिर SC/ST का केस ये खाली पीली इसलिए बनाया गया ताकि वो जीत सकें, जिनसे उनका झगड़ा, पर्सनल झगड़ा है, उस झगड़े में वो जीत सकें। माननीय न्यायालय ने ये सजेशन दिया। हालांकि मेरा मानना है कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मामला है, छोटे कोर्ट का मामला है, इसलिए रूलिंग तो नहीं बन सकती, सरकार को बाइंडिंग भी नहीं कर सकती। अगर ये केस ऑनरेबल हाई कोर्ट जाता है और हाई कोर्ट के सामने ये बात सामने निकल कर आती है, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट इस मामले में डायरेक्शन जारी कर सकता है, जैसा ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इलाहाबाद के ही लोकल कोर्ट के कुछ वकीलों और बाकी लोगों के खिलाफ इस तरह का कमेंट किया था और राज्य सरकार को निर्देशित किया था। मैं समझता हूं कि ये किया जा सकता है। समझ लीजिए कानूनों का उपयोग और दुरुपयोग कैसे होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।